मुर्शिदाबाद के नवाब, बरहामपुर के रॉबिन हुड, बंगाल के बाहुबली, कांग्रेस के वीर अधीर। हमारी रिसर्च टीम को आपके इतने सारे नाम मिले हैं। एक बार तो सोनिया गांधी जी ने राष्ट्रपति से आपका परिचय कराया था टाइगर ऑफ बंगाल। ये मेरा सौभाग्य था और क्या। अगर मैडम सोनिया गांधी जी इस कदर तारीफ करती है, मेरे लिए बड़ा सौभाग्य थे। मैं खुद को नसीबदार महसूस करते। आप इतना हंसते मुस्कुराते हुए स्टूडियो में आए, लेकिन ये बच्चे पूछ रहे थे मुझसे कि दादा हर वक्त इतना गुस्से में क्यों रहते हैं? कहाँ गुस्से, पता आप गुस्से में नहीं रहते हैं? तो आप गुस्से में नहीं रहते हैं दादा? नहीं, गुस्से देखिए ह्यूमन नेचर में सब कुछ आते हैं। हंसी खुशी गुस्से सब कुछ हमारे अंग होते हैं ना। हमारे ह्यूमन कैरेक्टर तो यही होते हैं। मान अभिमान, हंसी खुशी, दुख दर्द, खुशी सब मिलके एक ह्यूमन बीइंग होते हैं। चलिए इस ह्यूमन बीइंग का एक अलग एस्पेक्ट दिखाता हूं मैं जरा। गुस्से में क्यों रहते हैं दादा? देखिए जरा, एक बार प्ले करिए इसको। आज ही रेजोल्यूशन पारित किया जाए। महिला दिवस अत्याचार कर रहे हैं। हिंदुस्तान की लोकतंत्र की ध्वजियां उड़ाई जा रही है, गोली चलाए जाते हैं, बेरहमी से हिंदुस्तान को, आम लोगों को खून किया जाते हैं। ये हिंदुस्तान में नहीं, सारे दुनिया में निंदा हो रहे हैं। अब निश्चित रहिए, आप सब लड़ते जाइए। अब लड़ते नहीं, इसीलिए हम आपको जिक्र करते, लड़ते नहीं हो, बंद नहीं कर सकते। ये विषय पर ये नकली हिंदू है। आम लोगों की पैसा लूटा जा रहा है। यस बैंक पे क्या हुआ? ये घिनौना साजिश बंद होना चाहिए। हम लोग मुझे गलत समझ रहे हैं, आपको गलत फहमी हो रहे हैं। सरकार गोली से आम लोगों की बोली बंद नहीं कर सकते। दादा यहां पर ये मुस्कुराहट, वहां पर वो गुस्सा, वो नाराजगी, लोकसभा में ऐसा लग रहा था दादा है, झुकेगा नहीं। ये गुस्सा नहीं, ये अपना बात डट के कहना, डट के खुद की बात रखना, अपने मोरालिटी के साथ, नैतिकता के साथ खुद को पेश करना, ये गुस्सा नहीं। ये आप लोग ये गुस्सा कहेंगे तो ये गलत फहमी होगी, मिस इंटरप्रिटेशन होगी। ये अच्छा, ये कभी गुस्सा नहीं। ये इतने सारे ऑडियंस यहाँ पर अपने बात रखना, ठीक है, अपने बात पे कायम रहना, यही बात। और डट के बात कह रहे हैं। आपको ये गुस्सा लग रहा था? वैसे नहीं, मैं ये बच्चों से पूछता हूँ, आपको गुस्सा लग रहा था? जोर से बताइए, हाँ या ना। अरे मुझे मैंने जो अरे ये बोल रहे हैं गुस्सा। चलिए फिर ये वाला देख लेते हैं दादा, एक बार जरा प्ले करिए एक और। ये भी गुस्सा नहीं, ये भी गुस्सा नहीं। दादा ये सौरभ, ये दादा सौरभ गांगुली वाले दादा वाला एकदम लुक क्यों था? ये देखिए, जब अन्याय कोई कर रहे हैं, मेरे बगल में एक महिला खड़ी थी, उनको जब अपमान कर रहे थे वहाँ के लोकल पुलिस वालों ने, इसलिए कि वहाँ कई अन्याय के खिलाफ एक बंद, मतलब बंगाल में, और बंगाल के साथ बंद का परिचय आप जानते हैं। तो बंद पालन जब हो रहे थे वहाँ, तो पुलिस वालों ने उन पर ज़्यादा मतलब बुरा बर्ताव करने लगे। तो इसलिए मुझे लगा कि इस बार मुझे सामने आके खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा कि अगर आपको चाहे कि कुछ करना है तो मुझे ही गोली कर दो। लेकिन दादा मुझे गोली मार दो। कौन सा महिला सम्मान की आप रक्षा कर रहे थे कि शर्ट उतार के खड़े हो गए? नहीं, मैंने पुलिस वालों के खिलाफ किए हैं, और ये इसलिए किए थे कि ये हमारे साथ जो बाकी साथियां हैं, आम लोग हैं, वो भी हमारे साथ खड़े हो। क्यों ऐसा किया? क्योंकि इस तरीके के बर्ताव हो रहे थे। मुझे लगा कि इस बार कुछ मुकाबला करने के लिए खुद को उतारना पड़ेगा। तो आप ठीक है दादा, लेकिन कहावत है दादा कि गुस्सा ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। कई बार गुस्से में आपके बयान आपकी पार्टी के लिए ही बड़ी मुसीबत बन जाते हैं। दिखाइए ना, मैं जवाब देने के लिए बैठे। मैं कुछ बयान सुना देता हूँ। हाँ, सुनाइए ना। एक एक करके मैं आपको बयान बताता हूँ। ममता बनर्जी को आप नमक हराम कह चुके हैं।
स्वार्थी कह चुके हैं, अमित शाह को घुसपैठिया कह चुके हैं, प्रधानमंत्री जी को गंदी नाली कह चुके हैं, बीजेपी के नेताओं को आपने एक बार रावण की औलाद कह दिया था, एक बार तो राहुल गांधी को आप ही ने पप्पू कह दिया था। बहुत लंबी लिस्ट है मेरे पास। देखिए, आप लोग अगर घुमा फिरा के देखिए, हर बात के पीछे एक पृष्ठभूमि होते हैं, बैकग्राउंड है। सबसे बड़े मैं आपकी इस बात पे नाराज हुआ कि गुस्सा नहीं, नाराज हुई कि मैं राहुल गांधी जी को पप्पू कहा। अब दिखाइए किस लिए और कहां से ये बात आए है। दुर्भाग्य की बात है कि मीडिया वालों ने अपने मर्जी मुताबिक, अपने खुशी मुताबिक, अपने सोच के मुताबिक हम जैसे लोगों की बात को घुमा फिरा के तोड़ ताड़ के पेश करते हैं। ये डिस्टॉर्शन तो होते हैं। मेरा नेता राहुल गांधी है, मैं उनको कैसे पप्पू कह सकते? आप लोग अगर जबरदस्ती मेरे मुंह से निकालना चाहते वो अलग बात है। किस संदर्भ पे क्या बात हुई, ये सारे ये बच्चों को दिखाइए ना, तब मैं अपने बात कहने में मुझे सुविधा होगी। क्योंकि कब, कहाँ, कैसे, किस संदर्भ में मैं बात किए थे, ये तो मुझे इतना याद नहीं है। क्योंकि आप सारे पॉइंट टेकन। नहीं दादा, आप ठीक कह रहे हैं। आप सारे जुटा के लाए हैं यहाँ, जी। कहाँ कहाँ गलती है, कहाँ कहाँ क्या है, ये सारे आप जुटा के लाए हैं। मुझे तो इतना पता नहीं, क्योंकि हेयर स्प्लिटिंग आप ही किए हैं। कहाँ किसी को पकड़ा जा सकता है, ये आपकी सोच है। आपकी ये बात सही है दादा कि कई बार डिस्टॉर्ट किया जाता है। अपना आई गिव यू बेनिफिट ऑफ डाउट। अपना नेता को ये कैसे कह सकते हैं? ये हो सकता क्या? ये बीजेपी वालों ने और राहुल गांधी जी की अवमानना करने के लिए, छोटा दिखाने के लिए और उनकी छवि धूमिल करने के लिए, ये मीडिया वालों का ही एक सबसे बड़ी दान है। और ये बीजेपी पार्टी की तरफ से यही प्रसार किए जाते थे। तो इस बीजेपी पार्टी की प्रचार प्रसार में अगर मेरे मुंह में लगा के, मेरे होठों में लगा के, यहां पर मैं आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूं कि कई बार होता है कि चीजों को डिस्टॉर्ट किया जाए। लेकिन दादा, कुछ तो ऐसे बयान होंगे ना जिनको आपको लगता होगा कि थोड़ा गलत हो गया है, गलत बोल। हाँ, बोल कहिए ना। मैं तो कोई भगवान नहीं, इंसान हूं, गलत हो ही सकते। ऐसा कौन सा बयान आपको लगता है जो लगता है गलती हो गई? देखिए, कोई चीज होते हैं कि अब बताइए, मैं कहता हूँ किस संदर्भ में कहा या आगे पीछे क्या है। बीच से आप उठा के लाके तो कुछ खड़ा कर। दादा, आपने एक बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी कह दिया। बिल्कुल सही। और आपने बाद में माफी मांगी उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा लगा। देखिए, उस दिन हमारे पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन देने के लिए हम लोग जुलूस निकाले, सारे एमपीज, और राष्ट्रपति जी की मुलाकात करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। बीच में पुलिस बल ने, दिल्ली पुलिस वालों ने हम सबको घेराबंदी करके रुकवा दी। तो उस समय कुछ पत्रकारों ने, मतलब मीडिया वालों ने मेरे पास आए और कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो आप लोग यहाँ क्यों ये आंदोलन कर रहे हैं? तो हम लोग ने, मैंने कहा जवाब में कि मैं हमारे देश की राष्ट्रपति जी से मिलना चाहते हैं, इजाज़त लिए हैं, पुलिस वालों जाने नहीं देते, इसलिए यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। फिर 5 मिनट बाद दोबारा उसी लड़का ने, मतलब पत्रकारों ने फिर दोबारा पूछा कि आप क्या कहना चाहते हैं राष्ट्रपति को? मैंने कहा राष्ट्रपति जी को ये कहना चाहते हैं कि हमारा बात सुना जाए। फिर 5 मिनट बाद फिर वो पत्रकार फिर आया मेरे पास। मैंने कहा कितने बार आपको कहूँ हम लोग राष्ट्रपति जी से मिलना चाहते हैं? गलत जरूर हुई। 2 बार मैंने, उसके आगे 2 दफ़ा मैंने ये कहा कि राष्ट्रपति जी। तीसरी बार मेरी जवान के फिसले हुए मैंने कहा कि राष्ट्रपति। तो बस दूसरे दिन जब मैं सदन में आए तो अचानक देखते कि सदन के अंदर सारे बीजेपी पार्टी के नेतागण खड़े हुए विरोध जता रहे हैं मेरे खिलाफ, और अगुवाई करती थी स्मृति ईरानी जी।
और उसके पहले सदन की बाहर बीजेपी के सारे एमपीज ने जुलूस निकाल के मैं महिला विरोधी, राष्ट्रपति को अपमान कर रहे हैं, ये सारे नारा लगाते हुए सारे माहौल गर्म कर दिए एकदम। तो मैंने कहा कि देखो आप लोग ना राय की पहाड़ बना रहे हो, यू आर मेकिंग द माउंटेन आउट ऑफ मोल हिल। ठीक है, तो आपने इस पे क्लैरिफिकेशन। फिसले हुए जवान को अगर इस तरीके की पेश किया जाए तो हम कहां जाएं? और राष्ट्रपति से आप कहने सारे देश की राष्ट्रपति है, और मैं इसलिए फिसले हुए जवान से गलत हो गए मेरे लिए। मैं ये भी उस दिन कहा था कि देखिए मैं बंगाली हूं, हिंदी में उतना आदी तो नहीं हूं, आप भी समझ पा रहे हैं, मैं तो बंगाली हूं। मैं ये समझता हूं कि मेरे बात अगर लोग समझ जाए तो बस ये मेरे लिए काफी है। इतना भार और इतने सारे सेंटेंस क्या होगा या नहीं अलग बात, आप समझ पाते हो, बस मेरे लिए ये काफी है। तो मैंने उस दिन ही कह दिए थे, ठीक है, फिसले हुए जवान और ठीक है, आपने राय को पहाड़ बना रहे हैं। और दूसरे दिन सोनिया गांधी जी की आदेश आई, मैं तुरंत, और उसके पहले भी ठीक है मैं क्षमा मांग लिए। ठीक है दादा, ओके, गॉट ए पॉइंट। इसको अंग्रेजी में हम लोग फ्रॉडुलेंट स्लिप भी कहते हैं। आई गॉट ए पॉइंट कि स्लिप ऑफ टंग था, और अच्छा हुआ कि आपने इसके बारे में बता दिया। लेकिन दादा एक चीज बताइए, निर्मला सीतारमन को निर्बला सीतारमन कहना, क्या ये भी स्लिप ऑफ टंग है? मैंने कहा जरूर मैंने कहा। अच्छा, आप ग्रामर निकालिए, निर्मला को निर्बला कहना क्या सही मायने में गलत है? मुझे पता नहीं, मैं इतना ग्रामर के बारे में उतना जानकारी नहीं है, आप लोगों से मैं जानना चाहते हैं क्या इसका मकसद क्या था? कि मैं ये कहना चाहते थे कि निर्मला जी इतना अच्छी है, लेकिन आप लोग उनकी जुबान से जो बात निकल रही है बजट की दौरान, उसमें लगता है वो निर्बल कर रहे हैं, निर्बला कर रहे हैं। निर्बल मतलब उसको पावरलेस किए जाते हैं। ये मैंने बार बार ये कहते हैं ना कि किस संदर्भ में क्या बात होते हैं, इसको अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो बड़ा गलती हो सकते हैं। हर बात में तो गलती होते हैं, अगर आप सही पकड़ो या गलत पकड़ो, किस संदर्भ में क्या बात होते हैं ये लेकिन दादा सोचना चाहिए, समझना एक बात बताइए। अच्छा बताइए तो एक मिनट दादा, अच्छा, यहाँ आप लोग जानकारी लोग हैं, ज्ञानी व्यक्ति है, ये क्या बहुत बड़ा क्या गलती था? ये कोई अपराध था कि निर्मला? मैं आपको गलती पूछ लेता हूँ दादा, निर्बला संसद में नरेंद्र मोदी को नीरव मोदी कहना, क्या ये भी स्लिप ऑफ टंग है? नहीं, आप ग्रामर निकालिए, अभी आप ग्रामर निकालिए, ग्रामर निकल के नीरव की मतलब क्या है आप देख लो। अगर मैं नीरव का मतलब शांत होता है? नहीं, वही तो कहा हूं, मौन होता है। मौन होते हैं। किस लिए कहा? जब मणिपुर में इस घटना घट रही है, हमारे देश की महिलाओं को बलात्कार किए जाते हैं, खुलेआम टीवी में दिखा जाते हैं, तो हमारे मोदी जी नीरव मोदी होकर बैठे हैं, मतलब चुप्पी साधे हैं। आप निकालिए ना ग्रामर। लेकिन दादा इस आधार पर बीजेपी वाले आपके कई नाम देते हैं, आपको बोलते हैं बेचैन रंजन चौधरी आपका नाम हो सकता है, परेशान रंजन चौधरी, व्याकुल रंजन चौधरी, अति उत्साहित रंजन चौधरी, बीजेपी बोलती है आपके भी ये सारे नाम हो सकते हैं। ये आलोचना सुनकर और बीजेपी नेतागण की ये टिप्पणी से मुझे लगता है कि मैं सही रास्ता में चल रहे हैं, सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अगर सही दिशा में आगे नहीं बढ़ते तो बीजेपी पार्टी की गलियां न खाने पड़ती। क्रिटिसिज्म को आप एप्रिसिएशन ले रहे हैं, हम एडिटर्स के पास आएंगे। अजीत जी पहले। हाँ। हमारा पहला सवाल ये आपके आने के पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अधीर रंजन चौधरी बंगाल के, मतलब जैसे ममता बनर्जी दीदी थी तो आप दादा थे, मतलब आपसे बड़ा नेता कोई बंगाल में नहीं था। प्रणब मुखर्जी वगैरह तमाम लोग थे, दिल्ली में राजनीति थी, आपसे बड़ा कोई नेता अपोजिशन में नहीं था, ममता बनर्जी की अपोजिशन में आप नेता प्रतिपक्ष भी हुए, वहाँ फिर प्रदेश अध्यक्ष बने आप वहाँ। उसके बाद ऐसा क्या हुआ, राजनीति ऐसे किस तरह से गड़बड़ हुई? आपसे कोई गलती हुई, अलायंस में गलती हुई, जनता को समझने में गलती हुई कि 44 सीट से 0 पर आ गई कांग्रेस पार्टी विधानसभा में, और लोकसभा में भी 2 सीटों से 1 सीट पर आ गई, जहाँ के आप बेताज बादशाह माने जाते थे, वहाँ आप भी चुनाव हार गए। तो ऐसा क्या हुआ 2019 के बाद? 2019 से
और 21 तक के ही 2 ही साल का हम, ऐसा क्या हुआ कि राजनीति में क्या गलती हुई, क्या मिस्टेक आपको लगता है जो हुआ लेफ्ट के साथ अलायंस से लेकर के तमाम बातें, मतलब ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से कांग्रेस इस हालत में पहुंची? अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए 1977 से हम लोग सत्ता के बाहर हों, मतलब मान लीजिए लगभग 50 साल के आसपास हो गए। हिंदुस्तान में बंगाल और तमिलनाडु दोनों जगह ही कांग्रेस की हालत नाजुक होते गए। और जब तक बंगाल की सवाल है, बंगाल में धीरे धीरे हमारे जमीन कमजोर होते गए, क्योंकि लेफ्ट पार्टी ने 34 साल बंगाल में राज किए और लेफ्ट पार्टी की राज में कांग्रेस खून पसीना बहाकर हम लोग लड़े भी थे। चलते चलते कांग्रेस पार्टी भी 2 टुकड़े में बंट गई। एक चली गई ममता बनर्जी टीएमसी नाम पर, और एक रह गए कांग्रेस। और ममता बनर्जी जब टीएमसी पार्टी बनाकर लेफ्ट पार्टी के खिलाफ आर पार की लड़ाई की ऐलान की, तो बंगाल में आम लोग और खासकर कांग्रेस पार्टी के अंदर भी इसका बड़ा असर हुई थी। और ये मान के चलिए कि लॉक स्टॉक एंड बैरल कांग्रेस पार्टी के बड़े हिस्से चले गए टीएमसी में। तो मतलब लेफ्ट पार्टी की विपक्ष जो हम थे, जितने हमारे कांग्रेस पार्टी, वो पार्टी 2 टुकड़े होने के बाद हम और कमजोर होते गए। मैं जैसे लोग मतलब कांग्रेस के साथ रह गए, मूल कांग्रेस के साथ रह गए, और एक बड़े हिस्से चले गए टीएमसी के साथ। और उसके बाद हमारे हालात और कमजोर होते गए। 2011 साल में चुनाव में ममता बनर्जी सत्ता पे आए और हमारी मदद से ही ममता बनर्जी सत्ता पे आई थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि सत्ता पे आने के बाद ममता बनर्जी की एक कोशिश रही कि कांग्रेस पार्टी को और कमजोर बना के सारे संभाले कांग्रेस पार्टी की, टीएमसी में पूरे कांग्रेस पार्टी की सिमट ले। लेकिन मैं जैसा और कोई, हमें लगा कि हमारा कांग्रेस पार्टी से हमारा बुनियाद है, इनको बचा के रखना चाहिए। तो 2011 साल की बात धीरे धीरे हम लोग ममता बनर्जी की पार्टी की और एक कोशिश रही कि ये शिकार करते रहते, पोचिंग ऑपरेशन। कांग्रेस पार्टी को और सारे नेतागण को अपने पक्ष लाने के लिए डर, लुभाना, तरह तरह की प्रशासन की तरफ से फिजूल मतलब केस दर्ज करके फंसाना, ये करते करते उनका मकसद यही थी कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाए और कांग्रेस पार्टी अगर कोई बचे रहे तो मेरे साथ रहे। तो उस समय हमें लगा कि हमें कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो कांग्रेस पार्टी टिकेगा नहीं। 2016 साल में लेफ्ट पार्टी के साथ गठबंधन भी किए थे और गठबंधन करने के बाद विपक्ष पार्टी बनने की हमें मौका मिली थी, रिकॉग्निशन मिली थी। तो मान लीजिए कि 77 साल से चलते चलते सिर्फ 2016 में एक बार हमें विपक्ष पार्टी की पहचान मिले विधानसभा में, फिर वो शिकार पोचिंग ऑपरेशन। लेकिन दादा उसको भागा। शोले के फैन हैं, इसका मतलब तो ये हुआ कि जो ममता बनर्जी से डर गया वो टीएमसी के घर गया। सिर्फ डरे नहीं, डर भी थे और उसके साथ साथ लुभावन भी थे जी। मतलब एक तरफ ये कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी कहते हैं ना, कैरेट एंड स्टिक, ठीक है। यही विनोद सर, हाँ ऐसा है अजीत बाबू, हाँ कहिए। 2 बातें आपसे कहना चाहता हूँ। एक तो मेरा ऑब्जर्वेशन है, मैं एक बार किसी स्पिरिचुअल गुरु को सुन रहा था, तो वो बोलता है कि डोंट लूज एंगर, यूज एंगर। तो नाराज होते रहिए लेकिन सही वक्त पे नाराज हुइए, हमेशा नाराज मत रहिए। दूसरी बात, आपसे लोग जब पूछते हैं
कि आपने इसको इस नाम से पुकारा, उस नाम से पुकारा, तो क्या आपको ये याद आता है कि आपके नेता को किस नाम से ये लोग पुकारते हैं? हाँ, आपके नेता को ये लोग किस नाम से पुकारते हैं जो आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि आपने इसको वो बोला, उसको नीरव बोला, उसको ऐसा बोला, उसको निर्बल बोला? ये पार्लियामेंट्री इंस्ट्रूमेंटलिटीज़ हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। और अगर आपसे सवाल गलत पूछा जा रहा है तो उसका सही जवाब दीजिए। निर्बल इज अ राइट पार्लियामेंट्री इंस्ट्रूमेंटलिटी टू मेक योर पॉइंट। हम उनका नाम बिगाड़ नहीं रहे, तात्पर्य बता रहे हैं जिस नाम से वो बोल रही हैं। लेकिन उसको छोड़िए, आप नेता विपक्ष थे, मतलब नॉट नेता विपक्ष बट लीडर ऑफ द प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी, लार्जेस्ट In the ऑपोजिशन House. पार्टी। जो कांग्रेस थी उसके पास वो नंबर्स नहीं थे जिससे कि वो नेता विपक्ष आप बन जाते, जैसे आज राहुल गांधी हैं। और जब वो लीडर थे अपनी पार्टी के आप हाउस में, तो आप सस्पेंड भी किए गए चेयर के द्वारा। आज जो आपके नेता के साथ पार्लियामेंट में होता है उसके बारे में कुछ समझाइए। आपने कभी राहुल गांधी को फ़ोन करके बोला कि ये जो हो रहा है इसको आप रोकिए, इसके खिलाफ खड़े होकर आवाज़ लगाइए? किसके खिलाफ? जो उनके साथ ट्रीटमेंट हो रहा है पार्लियामेंट में। आप तो सस्पेंड हुए थे पार्लियामेंट से, याद है आपको? आप नेता विपक्ष थे उस वक्त, प्रिंसिपल ऑपोजिशन के लीडर थे। राहुल गांधी को भी रिजाइन करना पड़ा अपनी मेंबरशिप से, कोर्ट के किसी जजमेंट के चलते। और अभी भी राहुल गांधी बोलते हैं लगातार कि उनको बोलने नहीं दिया था हाउस में। क्या वो सही बोलते हैं आपके अनुभव एक्सपीरियंस के हिसाब से? बताने के मौका दे। मैं नीरव मोदी कहकर भाषा में कोई गलत किया ये मुझे नहीं लगता। नहीं, ये कह रहे हैं कि आपने ठीक कहा। एक मिनट। उसके बाद मेरे खिलाफ प्रिविलेज हुई और ये कोई जरूरत नहीं था, फिर भी प्रिविलेज हो गई। ये आप लोग कहते थे ना कि बाहुबली, ये इसको कहता है बाहुबली, बहुमत की बाहुबली। मेजोरिटी है पार्लियामेंट में उनकी, जो मर्जी कर देते हैं। ये बहुमत की बाहुबली चलते हैं। तो मुझे प्रिविलेज कमेटी के सामने पेश किए गए थे, मैं हाजिर भी हुई थी। और सारे प्रिविलेज कमेटी के चेयरमैन वो भी सत्तारूढ़ पार्टी के ही थे। तो मेरी बात सुनने के बाद उनको लगा कि नहीं, मेरे कोई दोष नहीं है, मैं निर्दोष हूं। तो इसलिए वापस ले लिए गए सारे सस्पेंशन। मैं फिर दोबारा सदन में जाके ज्वाइन किए। तो इसमें क्या साबित होते हैं? उस दिन मैंने कोई गलत नहीं किया, हो गया। देखिए, राहुल गांधी जो बोलना चाहते हैं सरकार को सुनना चाहिए। और सदन तो एक डेलिबरेटिव, ये डेलिबरेशन करने की जगह है, ये डेलिबरेटिव फोरम है। तो राहुल गांधी जी को बात बोलने के बाद सरकार की तरफ से जो कहना कह दे। लेकिन अगर राहुल गांधी जी की बात बोलने में इतना, चेयर की तरफ से वो कहते हैं कि राहुल जी को नियमों के अनुसार बोलना चाहिए। ठीक है, देखिए ये नियमों की बात अगर किया जाए ना, इसमें काफी फ्लेक्सिबिलिटी है। ये ऐसा नहीं कि कोई बात उठाने के कोई माना है। नियमों के मुताबिक कोई नहीं बात करते वहां। ठीक है। उसका व्याकरण मान के हर बात नहीं होते वहां। हमारी पार्टी की तरफ से कुछ हम बोलना चाहते थे। अगर ये बोलने का मौका दिया जाता तो आसमान तो टूट नहीं पड़ते। अब व्याकरण दिखाते हैं, कौन सा व्याकरण माना जाते हैं यहाँ अंदर? एक बात और नहीं, देखिए कहिए ना। आप पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन थे। हाँ। उस स्थिति में भी जब आपकी पार्टी बहुत छोटी थी, क्योंकि आप नेता विपक्ष थे, मतलब लीडर थे अपनी पार्टी के, ये राहुल गांधी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप क्यों दे दिया वेणुगोपाल को? ये ठीक किया क्या? नहीं, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा, एक बार मल्लिकार्जुन खड़गे साहब पीएसी के चेयरमैन थे, उनके बाद दूसरे कोई नहीं आए थे। नहीं, राहुल गांधी तो अब खुद नेता विपक्ष हैं। 2 साल मल्लिकार्जुन खड़गे साहब थे, उसके बाद टॉमस जी आए थे। आप निकलिए मत सवाल से। टॉमस जी पीएसी के चेयरमैन बनी थी। ऐसा नहीं, सवाल से बच के निकल रहे हैं। नहीं, कह रहा हूं बच के नहीं कि राहुल गांधी फुल फ्लेजेड नेता विपक्ष हैं, और ये ट्रेडिशन है कि नेता विपक्ष जो है पीएसी का चेयरमैन होता है। नहीं, आप गलत कह रहे हैं। मैं कहता हूं कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब पीएसी के चेयरमैन थे, 2 साल के बाद टॉमस जी आए थे वहां। तो टॉमस जी क्या विपक्ष के नेता थे उस समय? नहीं, ये पार्टी के अंदर की बात है। ये
ओके ठीक है रामकृपाल नहीं दादा रामकृपाल जी ये कोई मजबूरी नहीं है। थोड़े पॉइंट टेक इट दादा चौधरी साहब, मैं बहुत छोटे छोटे सवाल जिनका आप हाँ ना में कर सकते हैं, 2-3 सवाल कर दें। हाँ कीजिए ना। अभी आप ममता बनर्जी के बारे में कह रहे थे कि वो कांग्रेस से निकली और उनकी पूरी कोशिश होती है कि जो बचे हुए कांग्रेसी हैं उनको भी ले लिया। हाँ। पिछले चुनाव में 2021 में विधानसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें पहली बार दोनों राष्ट्रीय पार्टियां यानी सीपीएम और कांग्रेस ये दोनों 0 हो गई। बीजेपी 3 से 73 हो गई। बंगाल में कांग्रेस वाले मिठाई बांट रहे थे। हाँ किस बात की? हाँ वही तो कह रहा हूँ। नहीं मुझे बताइए ना, आप 0 हो गए। एक स्टेट में 2 राष्ट्रीय पार्टियां पहली बार, 50 साल से आप वहां नहीं रहे, उसके बाद सीपीएम आई। आपके बात। मैं एक बात कर रहा हूं, यानी 2 राष्ट्रीय पार्टियां बंगाल में 0 हो जाएं और जो सबसे पुरानी राष्ट्रीय पार्टी जिसका सिद्धार्थ शंकर आखिरी मुख्यमंत्री थे वो मिठाई बांट रही थी, क्या मतलब इसका है जी? एक तो ये है। दूसरा सवाल भी मैं अगर कहें एक एक करके जवाब देना। ठीक, प्लीज। यही दुर्भाग्य की बात है, आपने सही मुद्दा उठाया कि बंगाल में यह स्थिति नहीं होना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि बंगाल में धीरे धीरे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण इस हालत में पहुंच चुकी है कि धर्मनिरपेक्ष जितने पार्टियां हैं उनके लिए बड़ा मुसीबत आ गए, ये मैं मानता हूं। आप बंगाल की अगर इतिहास देखा जाए तो बंगाल में कभी दूसरे स्टेटों की तरह जैसे कि कास्टियस पॉलिटिक्स और कम्युनल पॉलिटिक्स, ये दोनों का बंगाल में मान्यता नहीं थी। अगर देखा जाए तो जिस दिन से ममता बनर्जी की पार्टी और बीजेपी पार्टी में गठबंधन होने लगे बंगाल में, धीरे धीरे बंगाल के माहौल बदलने लगे। आप लोग पत्रकार है, काफ़ी ज्ञानी व्यक्ति है, कभी बंगाल में कास्ट को लेकर चुनाव और पॉलिटिक्स नहीं होती, सियासत नहीं होती थी। बंगाल में कास्ट की बदले क्लास की पॉलिटिक्स होती थी, नॉट कास्ट बट क्लास। और दूसरी तरफ कम्युनल पॉलिटिक्स बंगाल में कभी मान्यता नहीं मिली। इसलिए बंगाल में मान लीजिए 30% से ज़्यादा मुसलमान होते हुए भी कभी मुस्लिम लीग पार्टी का कोई उनका जगह नहीं मिली। लेकिन धीरे धीरे ममता बनर्जी के साथ बीजेपी जब सत्ता कब्जा करने के लिए मैदान में उतरे, खासकर 2014 के बाद, ये ध्रुवीकरण तीखा से तीखी होते जा रहे थे। और 2021 साल में क्या हुई? आ गए एनआरसी। मोदी जी दिल्ली से लेकर झोली लेकर चले गए बंगाल में और लोगों को भरोसा देने लगे, हिंदुओं को, कि मैं सत्ता पे आते ही एनआरसी लाऊंगा और एनआरसी लाते ही सारे यहाँ जो घुसपैठियाँ हैं उनको हम कह रहे हैं कि आप बिस्तरा बोरिया बांध लो, आपको सारे भगाने की हम प्रयास शुरू कर देंगे, आपको बांग्लादेश जाना पड़ेगा। तो मान लीजिए हिंदू लोगों को ये लगा कि हाँ कोई जबरदस्त कोई नेता आए हैं, सारे घुसपैठियों को भगाने की प्रयास करेगी, इनके लिए प्रतिबद्ध है। और ये मौका को अपने पक्ष लाने के लिए, मौके को फायदा उठाने के लिए ममता बनर्जी मैदान में उतरी और कहने लगी अस्सलामु अलैकुम ये रहमतुल्लाह बोल के, और मैं हूँ, कोई मुसलमानों को कोई बिगड़ नहीं पाएंगे, सारे मुसलमान इकट्ठा हो जाओ, जब तक मैं रहूंगा तो मुसलमानों के लिए कोई मुसीबत नहीं। परसेप्शन ये है कि एक मिनट तो इसलिए क्या हुआ, ध्रुवीकरण इस तरह की हालत में चले गए। और उस समय चुनाव की समय कुछ बिहार में शीतल कुची बोल के एक जगह है, गोली चली सीआरपीएफ को, 4 मुसलमान की मौत हो गई और भुनाने में सुविधा हो गई ममता बनर्जी। लेकिन दादा आप तो इस तरह की ध्रुवीकरण हुई, हम लोग को जगह नहीं मिले। एक मिनट, फिर देखिए इस बंगाल में 1 साल बाद मतलब एक बाई इलेक्शन हुई और वो बाई इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी विन किया, ये भी देखिए आप। उसको भी ममता ले लिया। नहीं, मैं केवल एक चीज आपसे पूछ रहा था, अभी यह बात आप एक्सेप्ट कर रहे हैं ना कि कांग्रेस 0 होने के बाद भी इस बात से खुश थी कि ममता जीत गई, तो वहां पे बंगाल में
कांग्रेस तो अंदर खाने टीएमसी को जिताना चाहती थी। नहीं। आप अकेले लड़ाई लड़ रहे थे। देखिए, ईमानदारी की बात आप कह नहीं पा रहे हैं। बंगाल में मैं तो ये मानता हूं कि कांग्रेस खुश हो रही थी कि ममता जीत गई, और पूरे बंगाल में आज की तारीख में आपके अलावा बता दीजिए कौन है जो ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ रहा है। एक आपका उपचुनाव में जीता, वो भी ममता ले गई। ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी में जवाब शामिल कर सुनिए, लिया। जवाब। हाँ दादा, जवाब दीजिए। सारे बंगाल में आम कांग्रेस कार्यकर्ता, आप मान के चलिए हमारी लड़ाई ये सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ, ठीक है, दोनों पार्टी के खिलाफ। बंगाल में टीएमसी और बीजेपी ये दोनों हमारे सबसे ठीक है दादा, विरोधी पार्टी है, बंगाल के ऊपर क्योंकि इन लोगों के लिए, ये दोनों पार्टी के लिए धर्मनिरपेक्ष की जो जगह ठीक है बनाए रखना चाहिए था, वो जगह खत्म हो रहे हैं। आप और जो- इसके चलते कांग्रेस और कम्युनिस्ट दोनों को ही हानि आप हुई। जो बता रहे हैं दादा, मैं इस पे आऊंगा। बंगाल पे एक लंबी बातचीत करेंगे। जयशंकर जी भी हैं, दिनेश भी हैं, उनसे पे उनके पास भी जाएंगे। लेकिन अब मैं बस एक यहाँ पर 2 वर्ड्स बोलूंगा, और देखिए यहाँ पर कितनी जबरदस्त क्लैपिंग होगी। वो 2 वर्ड्स हैं रैपिड फायर। ये हमारे शो का सबसे पॉपुलर सेगमेंट है। आइए दादा, कम विद मी, मैं आपको बताऊंगा कैसे। में आइए यहां पर इस वॉल पर आपके सामने 2 या 3 या कुछ ऑप्शंस आएंगे। आपको एक चुनना है, एक ऑप्शन चुनना है। दादा आपको इधर आना होगा, और आपकी हौसला अफजाई करने के लिए जरूर रहेंगे हर सवाल पर, लेकिन आपको एक ऑप्शन चुनना है। दादा थोड़ा इस तरफ आ जाइए, आप इस तरफ आ जाइए, आइए, ये आपको दिख जाएगा। इस तरफ आप इस तरफ आ जाइए, यहां पर मैं आ जाता हूं। तो हम रैपिड फायर को शुरू कर रहे हैं, और जो हमारा पहला रैपिड फायर है, दादा आपका बॉलीवुड में इंटरेस्ट है कि नहीं है? वैसे अब देख लेते हैं दादा का बॉलीवुड में इंटरेस्ट है कि नहीं है। ठीक है, बंगाल और बॉलीवुड देखते हैं। आइए दिखाइए हमारा पहला सवाल, प्ले करिए इस वक्त रैपिड फायर का पहला सवाल। हमारा पहला सवाल रैपिड फायर का, पसंदीदा एक्टर कौन? एक टीएमसी, एक बीजेपी। शत्रुघ्न सिन्हा, मिथुन चक्रवर्ती। दोनों ही पसंदीदा है। आपको दोनों पसंद है? एक ये दोनों पसंदीदा है मेरे। ज्यादा कौन सा पसंद है? ज्यादा कम की बात नहीं, दोनों बड़ा एक्टर है। अच्छा, एक्टिंग किसकी ज्यादा अच्छी लगती है? दोनों का ही एक्टिंग अच्छा है, एक एक संदर्भ में। मतलब शत्रुघ्न सिन्हा थोड़ा एंग्री होते हैं, अरे वाह, शत्रुघ्न सिन्हा थोड़ा बहुत एंग्री होते हैं, और मिथुन थोड़ा बहुत चलिए देखिए, इस देश में रोमांटिक होते हैं। इस देश में 2 सीज बहुत पॉपुलर हैं। एक तो सेलेब आ गया है, और दूसरा है क्रिकेट, राइट? वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आइए जरा हमारा अगला सवाल दिखाइए, उसके ऊपर भी मैं आऊंगा। अगला सवाल दिखाइए, प्ले करिए रैपिड फायर का हमारा अगला सवाल दिखाइए। हमारा अगला सवाल ध्यान से देखिएगा, बेहतर विचारक कौन? विचारक बेहतर जवाहरलाल नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस जी, दोनों की दोस्ती थी लेकिन विचार अलग थे। देखिए, ये पॉलिटिकल मसला है। एक संदर्भ में नेहरू जी, दूसरे संदर्भ में नेताजी जी। ये दोनों का लक्ष्य एक था, ये तो मानना पड़ेगा, वो दोनों का लक्ष्य एक था। दोनों चाहते थे हिंदुस्तान की आज़ादी। रास्ता चुनने में दोनों का अलग विचार था, तो दोनों ही बड़ा विचारक है। लेकिन दादा बेहतर विचारक कौन है? नहीं, ऐसा नहीं। बेहतर विचारक जवाहरलाल नेहरू थे, इसलिए हमारे देश की आज़ादी हुई थी, और उस नेताजी सुभाष चंद्र थे, इसके लिए भी हमारे देश आज़ाद हुई थी। तो दोनों का ही इसमें दान है। ठीक तो है। मैं इस कैसे अलग करूं? आत्मा तो एक ही है। ठीक है, कोई बात, ठीक है, पॉइंट टेकन। अगला सवाल का एक जवाब मिलना ही चाहिए। आइए जरा दिखाइए हमारा अगला सवाल। अगला सवाल ये देखिए, जो हमारा अगला सवाल है रैपिड फायर का, ये है बेहतर क्रिकेटर कौन? 2 टीएमसी, गौतम एक गंभीर को बीजेपी। पसंद करता है। गौतम गंभीर को। अच्छा, 2 टीएमसी, एक बीजेपी में आपको गौतम गंभीर पसंद है? गौतम गंभीर को पसंद करता है। बीजेपी के सांसद रहे हैं, हो सकता है, लेकिन प्लेयर, जब प्लेयर अच्छे प्लेयर लगते हैं। हिसाब से व्यक्ति भी अच्छा है। गौतम गंभीर हाँ, बहुत अच्छा सज्जन व्यक्ति है। देखिए, वाह क्या बात है। ये गौतम गंभीर बड़े सज्जन एक शख्स। अच्छा, ये आपने पसंद किया तो ये भी हमें समझ में आ गया कि आपकी
फेवरेट टीम केकेआर है। नहीं ऐसा नहीं, वैसा नहीं, आईपीएल के बारे में उतना मुझे दिलचस्पी नहीं है। हाँ। लेकिन गौतम गंभीर को मैं बहुत पसंद करता वैसे यूसुफ पठान की बल्लेबाजी कैसी लगती है आपको? हूं। मैं ज्यादा तो खेल नहीं देखा उनको। हाँ। बड़े बड़े छक्का मतलब मारते थे उनके भाई, और दोनों का ही मैं बड़ा फैन हूँ। वैसे इलेक्शन में भी छक्का मार दिया उन्होंने। हाँ जी, जो बिल्कुल माना, मैंने हारी। ठीक है, ओके ओके। दादा आप बड़ा शानदार जवाब दे रहे हैं। अब क्रिकेट से निकलकर हम अगली आपके सामने एक फुल टॉस बॉल देख रहे हैं। देखिएगा आप, ये फुल टॉस या गुगली दिखाइए जरा। हमारा अगला सवाल प्ले करिए। हमारा अगला सवाल यहां पर रैपिड फायर का बेहतर राजनेता कौन? शुभेंदु अधिकारी, हुमायूं कबीर या अभिषेक बैनर्जी? तीनों नापसंद है। तीनों नापसंद, ठीक है। और है क्या? नहीं अभी है दादा, प्लीज वेट। आइए अगला ऑप्शन दिखाते हैं। ये तो आपने तीनों ही रिजेक्ट कर दिए। अगला ऑप्शन दिखाइए, शायद अगले ऑप्शन में कुछ दादा को पसंद आए। दिखाइए, प्ले करिए तेजी से जरा, दिखाइए हमारा अगला ऑप्शन क्या है यहां पर। ये देखिए जरा, बेहतर राजनेता कौन? अरविंद केजरीवाल, प्रशांत किशोर, असदुद्दीन ओवैसी? इसमें अरविंद केजरीवाल। ओके, अरविंद केजरीवाल, वाह। ऑडियंस आप चेयर कर रहे हो और यहां पे जवाब आ रहे हैं। अब देखिए, शायद अगला सवाल आपका फेवरेट सवाल होगा। प्ले करिए जरा, दिखाइए जरा हमारा अगला सवाल, दिखाइए। रैपिड फायर का अगला सवाल यह है कि बेहतर अध्यक्ष कौन? सोनिया जी। सोनिया जी। सोनिया जी, मैडम ठीक है, सोनिया जी। ठीक है। सोनिया जी उनका जवाब है। सोनिया जी, प्ले करिए हमारा अगला सवाल, दिखाइए जरा। अब यह है बेहतर मुख्यमंत्री कौन? हेमंता बिस्वा शर्मा, पी विजयन, ममता बनर्जी? ये मैं तीनों को कमजोरी है, ये मैं इसमें टिप्पणी करने के मैं जरा सा भी दिलचस्पी नहीं है। लेकिन गवर्नेंस किसकी ठीक लगती है? ये गवर्नेंस तीनों ही फेल चुके हैं। तीनों ही फेल हो गए हैं। मतलब बंगाल में तो मैं जानता हूं, आसाम में भी ध्रुवीकरण के चलते सारे बिगड़ चुके हैं, और विजयन साहब भी वही कर रहे हैं केरल में। अच्छा ठीक है दादा, अब अगला जो सवाल है उसमें आप अपनी एक पसंद जरूर बताइएगा, वरना ये सब लोग बड़े डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे। नहीं, कुछ नहीं होगा। दिखाइए जरा सवाल, दिखाइए हमारा अगला सवाल। दादा ने कहा ये तीनों ही फेल हैं। खैर, अगला सवाल दिखाइए। हमारा अगला सवाल प्ले करिए। वो ये है रैपिड फायर में कि बेहतर रणनीतिकार कौन? देखिए, ये देश की और राज्य की कुछ भलाई के लिए कोई नीति बने, रणनीति बने, तो इसका विचार हो सकता है। लेकिन ये दोनों में से किसी के लिए मेरे पास कुछ लफ्ज नहीं है ऐसा कि दोनों को मैं किस आसन पे बैठे, क्योंकि एक तो देश के लिए और एक राज्य के लिए दोनों ही विवादित व्यक्ति है। आप एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे बता दीजिए, एज अ थर्ड पर्सन, की किसकी रणनीति आपको ज्यादा ठीक लगती है? किसकी रणनीति आपको ज्यादा ठीक लगती है? अमित शाह जी की या ममता बनर्जी? बीजेपी पार्टी सत्ता पे जब आए तो ये अमित शाह जी की उसमें बड़ा योगदान थे, ये देश के लिए, मतलब मोदी जी के साथ साथ अमित शाह जी। और बंगाल में सत्ता पे जब आए ये टीएमसी पार्टी, तो उनकी छवि बंगाल के आम लोगों के सामने बड़े साफ सुथरा थी, उनकी लड़ाई थी। लेकिन धीरे धीरे ममता बनर्जी की वो लड़ाई बदलते हुए आज आम लोगों के लिए ये बड़े परेशानी खड़ा कर दिए हैं, और सारे बंगाल में ये दुर्दशा इनके खातिर अभी हो रहे हैं। तो मैं किसका पक्ष लूं? ठीक है, दादा ने जवाब दिया। ये दादा बैठते जोरदार, और दादा ने वैसे लगभग सभी सवालों के काफी क्लैरिटी से जवाब दिए। दादा, अब एक बहुत बड़ा सवाल है और इसके जरा मैं चाहूंगा कि आप बुलेट पॉइंट में जवाब दें कि अधीर रंजन चौधरी जी को ममता बनर्जी से इतनी समस्या क्यों है? देखिए, अच्छा सवाल पूछा। ये कोई मेरा व्यक्तिगत समस्या नहीं है, मैं खुले आम सबके सामने कह रहा हूं, देशवासियों के सामने। मेरे साथ किसी का कोई व्यक्तिगत दुश्मनी तो नहीं है। ममता बनर्जी की अगुवाई में हम लोग भी बंगाल में संघर्ष किए थे, लेकिन धीरे धीरे जब देखा कि ममता बनर्जी खुद कांग्रेस को ही तोड़ना और खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे चुप नहीं रह गए, क्योंकि हम जहां भी जाए रूट हमारा कांग्रेस पार्टी है।
और ये ममता बनर्जी, देखिए मैडम सोनिया गांधी, हमारे लेट प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी की मदद से ममता बनर्जी बनी, लेकिन फिर उन्होंने उस पार्टी की अगर खत्म करने की कोई कोशिश करे तो कांग्रेस पार्टी की एक आम कार्यकर्ता की हैसियत से मैं कैसे चुप रह सकता। तो मेरा विरोध नीतिगत विरोध है, और मैंने कहा कांग्रेस विपक्ष की नेता भी बने और सारे हमारे विधायकों को स्वीकार करते हुए, तोड़ फोड़ करते हुए, जहां जो मिला उनको सब खत्म कर देते रहे। और मैं जिस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं ना, आपको एक छोटी सी घटना बताऊंगा, आपको समझ जाओगे आप कि किस तरीके की ये विरोध के मुद्दे पर ये ममता बनर्जी की सरकार चलती है। मैं छोटी सी उदाहरण पेश करूंगा। मेरा शहर की नाम है बहरमपुर, छोटा सा एक शहर, म्यूनिसिपैलिटी है। पिछले चुनाव में उस म्यूनिसिपैलिटी के 2 महिला बकाई, वो मतलब म्यूनिसिपैलिटी की स्टाफ, महिला 2 स्टाफ, ये 2 महिला हम मेरे लिए बूथ एजेंट बनी थी, बूथ में चुनाव कराने के लिए। और गुस्से में मैं हारने की बाद ये म्यूनिसिपैलिटी की चेयरमैन और सत्तारूढ़ पार्टी, ये दोनों महिला को, इसलिए कि वो म्यूनिसिपैलिटी की स्टाफ थी और वो भी डी कैटेगरी की स्टाफ, डी कैटेगरी, उनको नौकरी से निकाले गए कि ये इनडिसिप्लिन वर्कर है। हो गया, हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट फिर उन लोगों को मतलब वापसी करने के लिए ऑर्डर दिए और उनको फिर वापसी हो गए। और इसलिए कर रहे थे सस्पेंड कि उनको तनख्वाह तुरंत बंद किया जाए। 2 महिला, डी कैटेगरी की महिला, गरीब, तनख्वाह बंद करते हुए इनडिसिप्लिन करार देकर एक बार तनख्वाह बंद किया। फिर जब कोर्ट की ऑर्डर से वापसी हुई, फिर बदले की भावना को देखिए। ये 2 महिला, 2 प्राइमरी, जो म्यूनिसिपैलिटी के जो प्राइमरी स्कूल होते हैं म्यूनिसिपैलिटी की, वहां डी कैटेगरी की स्टाफ है। ये 2 महिला को फजुल मामला तैयार करके फर्जी सारे चीजों को सामने रखते हुए पॉक्सो में फंसा दिया। अच्छा, दुर्भाग्य की बात यह है, पॉक्सो मतलब यौन शोषण होते हैं 2 महिला के खिलाफ और डी कैटेगरी की म्यूनिसिपैलिटी की स्टाफ। और एक स्कूल में ना कोई बच्चा है ना कोई बच्ची है, फिर भी पॉक्सो केस में फंसाए जाते हैं। मतलब स्कूल अभी खाली हो गए, ना कोई बच्चा है ना कोई बच्ची है, लेकिन फिर वो डी कैटेगरी स्टाफ को बदले की भावना से उनको पॉक्सो केस में फंसाए जाते हैं। पुलिस उनके लिए केस दर्ज करते हैं, किसी की बयान लेकर, बच्चों की बयान लेकर और एक जगह एक सोशल वर्कर की बयान लेकर। हो गया। दूसरे स्कूल में जहां 250-300 बच्चे पढ़ते हैं, और डी कैटेगरी की जो स्टाफ वो पढ़ाते नहीं लेकिन काम करती है, उनको पॉक्सो केस में फंसाया जाता है, तनख्वाह बंद। अभी उनको जो जुलूम करना है करते जाते हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ, ये जब कोर्ट में जाते हैं तो सरकार खुद की जेब, सरकार राजकोष की पैसा खर्चा करते हुए कोर्ट में इनकी खिलाफत करते हैं। तो ये बदला कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हो रहे हैं। ये माना खून खरापा ये छोड़ दीजिए, मैं छोटे के उदाहरण के तौर पे कहते हैं, 2 डी कैटेगरी म्यूनिसिपैलिटी स्टाफ, 2 महिला अभी भूखमरी की हालत में है, तनख्वाह बंद है और पॉक्सो केस में फंसाए गए। इसलिए दादा को दीदी से नाराजगी है। लेकिन ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, बंगाल में गठबंधन हो ही नहीं पाता। कुछ नेता कहते हैं कि जब जब दीदी से बात होती है अधीर रंजन चौधरी रायता फैला देते हैं। ऐसा तो मुझे पता नहीं मैं क्या किया। आपको लगता है कि बंगाल में गठबंधन होना चाहिए? किसके साथ? दीदी के साथ। ओ देखिए, जो मेरे दायरे की मुद्दा हो उसमें बात करो आप, अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं क्या करता हूं, मैं क्या किए हैं सारे। लेकिन दादा आपको आपके सामने है। आपको ममता बनर्जी में खामियां दिखती हैं, राहुल गांधी को क्यों नहीं दिखती?
राहुल गांधी जी को शायद आप लोग सही मायनों से पहचान नहीं पाए। राहुल गांधी एक नेक और नेक इंसान है, आप मान के चलिए। दूसरी बात, राहुल गांधी जी जो बात बोलते हैं ना, उसमें दम रहते हैं। आज तक बताइए राहुल गांधी जी एक कोई तर्क उठाया जिसके पीछे दम नहीं था और जिसके जवाब सही मायनों से आज की सरकार दे पाई। एक मुद्दा और अखिलेश यादव, एक मुद्दा ना, अखिलेश यादव भी अच्छा बात करते हैं। मैं आपके एक सुना देता हूं, प्ले करिए एक बार। बात अच्छा करते हैं, जस्ट होल्ड इट। नहीं, बात अच्छा करते हैं। हाँ नहीं, एक बात सुना देता हूं अखिलेश का। अखिलेश बात तो अच्छा करते हैं। हाँ ठीक है, मैं बात ही सुना देता हूं। बात करते हैं एक बार। मैंने आगे राहुल गांधी के खिलाफ, राहुल गांधी के बारे में आपने सवाल पूछा, ठीक है। तो मैं राहुल गांधी के सवाल तो स्पष्ट करे, उसके साथ किसी का तुलना अब करने के लिए मुझे सवाल ना करे। मैं तुलना की बिल्कुल बात नहीं कर रहा। अखिलेश यादव अच्छा बात करते हैं, सबने अच्छा बात करते हैं, लेकिन राहुल गांधी जी के साथ सरकार की जो टक्कर होते हैं, ठीक है दादा, मैं उस टक्कर अखिलेश में राहुल यादव गांधी जी की आज तक ऐसा कोई तर्क नहीं उठाई जिसका पीछे कोई मतलब ठोस बजाय नहीं थी, और जिस तर्क को खंडन करने में आज की सरकार विफल रही। ठीक है दादा, मैं अखिलेश यादव की एक बात सुना देता हूं, फिर आपका रिएक्शन लेता हूं। प्ले करिए जरा। पूरे देश में अगर भारतीय जनता पार्टी से कोई मुकाबला कर रहा है तो यहाँ की मुख्यमंत्री आदरणीय ममता बनर्जी जी मुकाबला कर रहे हैं। क्या वो कह रहे हैं पूरे देश में अगर बीजेपी से कोई मुकाबला कर रहा है तो सिर्फ दीदी है। कलकत्ता गए थे, कोई अपना काम में टीवी का फुटेज लेने गए थे, मिल गए। वो कर ले फुटेज खाने गए थे तो यूपी में क्यों नहीं करते गठबंधन? लेकिन टीवी दादा यूपी में टीएमसी है कहाँ? नहीं है तो क्या है, बनाएंगे। कौन कहता है कि टीएमसी नहीं है यूपी में? सर एक मिनट, जयशंकर नहीं है यूपी में। ठीक है, यूपी चुनाव में उतरे थे टीएमसी के लोग। ठीक है, ओके। जयशंकर जी। अधीर जी, आपको पता नहीं याद होगा कि नहीं होगा, मैं अजीत के सवाल से आगे बढ़ रहा हूँ। 2004 का चुनाव में आपके क्षेत्र में गया था कवर करने के लिए, हिंदुस्तान अखबार के लिए, और उस समय आपका जलवा जलाल अजब का था। और मैं अभी लोगों से बता भी रहा था कि साहब उस म्यूनसिपैलिटी में जब मैं घूम रहा था तो सड़क किनारे जो नलियाँ थी उसमें से पानी निकाल के पीने का मन हो रहा था। इतना साफ पानी होता था वहाँ पे। इतने अच्छे काम किए थे आपने। थोड़ा लाउडली बोलिए सर, थोड़ा लाउडली। वो बोल रहे हैं कि 2004 में आपको कवर करने गए थे और आपका जलवा जलाल होता था, बहुत सफाई होती थी वहाँ। नहीं, बहुत अच्छे काम किए थे आपने, बल्कि हमको याद है कि जो सांसद निधि के बारे में भी चौराहों में टांग देते थे आप कि इतना रुपया आया है, इतना हमने ये काम में खर्च किया है, और जो काम है आप लोग बताइए। तो एक दिन 2004 का वो था, और आपके चलते मुर्शिदाबाद और जंगीपुर का भी चुनाव कांग्रेस जीत गई थी। प्रणब मुखर्जी पहली बार लोकसभा का चुनाव जीते थे ड्यू टू अधीर रंजन चौधरी, ये वहाँ के लोग बोलते थे, हम जो पूरा इलाका घूम के आए थे। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि 2024 में आपको यूसुफ पठान जैसे एक नौसिखिया आदमी से भी चुनाव हार गए? बहुत अच्छा सवाल पूछा, आपको धन्यवाद देता हूँ, बहुत अच्छा सवाल पूछा। जब ममता बनर्जी को ये लगे कि बंगाल में अधीर चौधरी के हराने हैं किसी हालत पे, तो उन्होंने गुजरात से एक क्रिकेटर को लाए और ये देखकर लाए थे कि वो मुसलमान है। हो गया प्रचार। जब शुरू होने लगे तो ममता बनर्जी की पार्टी प्रचार में ये नारा लगाते हैं कि मुसलमान बार बार आप दादा को वोट देते हो, इस बार भाई को वोट दो। दादा मतलब हिंदू होते हैं, भाई मतलब मुसलमान होते हैं। और प्रचार के तौर पे एक ही चीज पेश किया गया कि ये इमाम का बेटा है, मस्जिद में पाला पोसे हैं, इनको वोट देने से आपको सही होगी। इनको अगर हारे तो मुसलमान समाज के लिए गुनाह होगी। हो गया। और उन्होंने भी अपनी जुबान नहीं खुली, कोई पब्लिक एड्रेस नहीं की, किसी को वोट देने के लिए भी नहीं किया। रोजाना जितने हो सके मस्जिद में जाकर नमाज अदा करने लगे, सिर्फ खुद को मुसलमान साबित करने के लिए। हो गया। फिर भी ममता बनर्जी को ये लगे कि इससे भी मैं अधीर चौधरी को नहीं हरा पाएंगे, तो क्या किया, नया कोई तरीका निकलो। इसके साथ साथ हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक हिंदू डोमिनेटेड एरिया है, वो हिंदू इलाका में रामनवमी के दिन एक दंगा फैला दी गई बड़ी सुनियोजित तरीके से। मैं उस दिन आ रहे थे बाहर से प्रचार करते हुए, तो जब मुझे खबर मिली तुरंत मैं इलेक्शन कमीशन से बात करते हुए
वहाँ तैनात किया सारे सेंट्रल बल को और ये दंगा रुकवा दी। फिर भी ममता बनर्जी के लगे तो फिर भी मैं विफल हो गई। तो क्या कहा, खुद की पार्टी की एक मुसलमान विधायक उनको जमीन पे उतार के कह रहे, बयान पेश कराया कि इस बहरामपुर में या मुर्शिदाबाद में 70% मुसलमान होते हैं और 30% हिंदू होते हैं। अगर मुसलमान चाहे तो सारे हिंदुओं को मार के गंगा नदी में बहा सकते हैं। अच्छा हो गया। वो वीडियो लेकर ममता बनर्जी निंदा भी नहीं की इस बयान को, मतलब इसका संज्ञान में लिया था इलेक्शन कमीशन। ममता बनर्जी निंदा भी नहीं की और साथ साथ वो वीडियो लेकर सीधे उनकी पार्टी के जो एजेंट वो चले गए हिंदू गांव में और प्रचार करने लगे कि देखो मुसलमान ये कह रहे हैं तो सारे हिंदू लम्बंद हो जाओ और सारे बीजेपी को वोट डालो। ममता बनर्जी खुद अपने पार्टी के लिए नहीं, हिंदुओं को वो कह रहे हैं प्रचार में कि आप बीजेपी को वोट डालो, सारे लम्बंद होकर, क्योंकि बीजेपी को जीतने का संभावना है। जहां तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में 70% के लगभग मुसलमान है, बाकी हिंदू है। हो गया। 2019 साल में जहां बीजेपी पार्टी को 1,40,000 वोट मिली थी, 2024 साल में इस प्रचार के चलते बीजेपी पार्टी को 4.25 लाख वोट मिल गई। देखने का बात यह है, इतने कहने के बावजूद वहां के लोकल मुसलमान ये मुझे समर्थन किया और मुसलमान वोटों की कोई कमी नहीं मिली मुझे। ये देखने की बात है आज की जमाने में। ठीक है, एक सेकंड बस, एक सवाल और है। लोग कहते हैं कि आपका जो एग्रेशन है वो बीजेपी को फायदा पहुंचाता है, ममता को फायदा पहुंचाता है, कांग्रेस को फायदा नहीं पहुंचाता है। और आपको एक तरह से जो स्लीपर सेल की बात की जाती है कि बीजेपी के बहुत जगहों पे स्लीपर सेल्स हैं, उसमें आपका नाम भी जोड़ देते हैं लोग कि आपका भी फायदा उसको मिलता है। आप तय नहीं कर पाते कि आपको ममता से लड़ना है कि बीजेपी से लड़ना। जवाब जी। 5 साल मैं विपक्ष की, मतलब प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी की मैं लोकसभा की नेता थे, तो मेरे सारे बयान और सारा भाषण आप लोग पत्रकार है देख लो। क्योंकि शुरुआती तौर पे तो मैं बीजेपी को और बीजेपी नेता को किस तरीके से मैं गलत शब्द प्रयोग किया था इसके बारे में मुझे सवाल पूछा गया। तो यही तो चालाकी है। बंगाल में ममता बनर्जी अपने मुसलमानों को पक्ष रखने के लिए मुझे भी बीजेपी बनाने का तो कोशिश करेगा ही, फिर भी वो सफल नहीं हुई क्योंकि मुसलमान मुझे वोट डाल दी। मुझे मेरे साथ मेरा वोट चले गए बीजेपी के जेब में जब ये प्रचार किए गए कि 70% मुसलमान मार के हिंदू को गंगा में बहा सकते हैं। अच्छा, ये मैं नहीं कहते, आज की तारीख में ममता बनर्जी की पार्टी के अभी भी जो विधायक है वो जो दिखा रहते हैं हुमायूं कबीर, वो खुद विधायक खुले आम मीडिया के सामने ये स्वीकार करते हैं कि मुझे ममता बनर्जी उकसाते हुए और ममता बनर्जी के आदेश में मैं ये बयान पेश किया। क्योंकि दादा, लेकिन ये हुमायूं कबीर के लिए बोलते हैं कि आप ही के कार्यकर्ता थे, कभी आप ही के चेले हैं, ये कहा जाता है इनके लिए। हाँ, चेले थे, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी के थे, कांग्रेस पार्टी के थे। बोलते हैं आप ही के आगे पीछे घूमते थे ये। थे, जब कांग्रेस करते थे आगे पीछे क्यों नहीं घूमेंगे? कांग्रेस जब पार्टी करते थे कांग्रेस पार्टी तो घूमेंगे। आप मेरे साथ आए, कल कहाँ जाएंगे मैं क्या? दादा शॉर्ट में ये बता दीजिए, इस वक्त बंगाल में शायद सवाल पूछा है ना भाई साहब। हाँ। तो इसका मतलब है कि मैं विक्टिम ऑफ कम्युनल पोलराइजेशन, ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की मैं शिकार हूं। आप ये बोल रहे हैं कि आप विक्टिम ऑफ कम्युनल पोलराइजेशन हैं। ये बताइए अभी बहुत शॉर्ट में दादा, अभी इस वक्त बंगाल में क्या स्थिति है? चुनावों के लिहाज से कौन आगे, बीजेपी या टीएमसी? इस बार कांग्रेस की हालत थोड़ा बेहतर होगी। कांग्रेस सरकार बना रही है? सरकार नहीं, ये मैं कहने की जगह नहीं हूं जी। लेकिन जो 0 से शुरू किए थे फिर भी हमारे एक है, अभी हम उससे बहुत आगे निकलेंगे। सरकार किसकी बनेगी? सरकार इधर बीजेपी और टीएमसी की बनेगी। बीजेपी टक्कर में है? हमसे तो आगे है बीजेपी। ठीक है, बिल्कुल आगे है। ठीक, दिनेश सर दिनेश क्विक टेक। दिनेश योर सर। आप करेंगे लेफ्ट के साथ? हाँ, लेफ्ट के साथ अलायंस होगा? ये ऐसी तय करेंगे ना हमारे पार्टी की, ऑल इंडिया पार्टी। सर दिनेश सर, 2 चीजें आपसे जानना चाहता हूं। एक तो ये कि आपने इस डील को कैसे देखा जो भारत और अमेरिका के बीच में हुई है, और दूसरे ये कि आप बड़ी
आसानी से खुद को प्रे और विक्टिम बता देते हैं कि हमारा शिकार हमारे लोगों का ममता बनर्जी कर रही थी या भारतीय जनता पार्टी यहाँ आपके नेताओं का शिकार। आप इतने आसान शिकार कैसे बन जाते हैं? इतने आसान शिकार आप तो नहीं बने, दूसरे नेता कैसे बन गए? मैं तो नहीं बनी। और एक बात और जानना चाहता हूँ, लोग ये भी कह रहे हैं कि कहीं आप भी भारतीय जनता पार्टी की डगर आज नहीं तो कल पकड़ तो नहीं लेंगे, क्योंकि मोदी जी आपको लेके कदरन सॉफ्ट रहते हैं। मोदी जी के साथ हमारा व्यक्तिगत रिश्ता तो खराब नहीं है, प्रधानमंत्री है, यो दुश्मन तो नहीं है मेरा। जब हमारे विचार के मसला आते हैं, हमारे नीति के मसला आते हैं, तब मैं मोदी जी की विरोध करता हूं। यार खुलेआम करते हैं, ऐसा नहीं चुप्पी सा देने, लेकिन व्यक्तिगत रूप से एक बार नहीं कई बार मोदी जी के सामने गए, क्योंकि मैं अपोजिशन पार्टी के लीडर थे। मान लीजिए कि विजिलेंस कमिश्नर कौन बनेगी, सीबीआई डायरेक्टर कौन बनेगी, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन कौन बनेगी, ये चर्चा करने के लिए जाना ही पड़ता थे। तो व्यक्तिगत रूप से तो मेरा साथ कोई दुश्मनी नहीं था, आज भी नहीं है। लेकिन जब नीतिगत मसला आते हैं, आदर्श के सवाल आते हैं, उसूलों के मसला आते हैं, तो मोदी जी को विरोध तो हम खुलेआम पर भी बोल दीजिए। एक मिनट, खुलेआम करते हैं मोदी जी की विरोध। और मोदी जी को विरोध करते हुए मुझे सदन से बाहर भी कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया था मेरे को, क्योंकि मैं मोदी जी को आलोचना किए थे, मोदी जी के खिलाफ बात उठाई थी, इसलिए मुझे सदन से निकाले भी गए थे। तो ये आपके सवाल जायज या नाजायज आप खुद समझ पाते हैं। जब तक अमेरिका के साथ डील की बात आप करते हैं, देखिए ये तो सही है कि अमेरिका हिंदुस्तान को दबाना चाहता है, अपने मर्जी माफिक चलाना चाहते हैं, खासकर ट्रंप। मैंने अमेरिका को देखा बराक ओबामा के जमाने में, बिल क्लिंटन के जमाने में, ऐसा कभी नहीं था। आज ट्रंप साहब आने के बाद सारे दुनिया में एक बाहुबली की तरह खुद को पेश करते रहते हैं, और इसके चलते सारे दुनिया में त्राही त्राही मच चुके हैं। चाहे वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा के अगवा करके ले जाते हैं, चाहे जो मर्जी कर लेते हैं। और रशिया के साथ हमारा पुराना रिश्ता है। इस डील से फायदा होगा, नुकसान होगा देश को? डील से फायदा क्या होगा मुझे पता नहीं, अमेरिका को खुश करना चाहिए, लेकिन हमें क्या फायदा होगा आज तक तो मेरे सामने नुकसान भी नहीं होगा। लेकिन मुझे तो लगता नहीं। मतलब पढ़ा नहीं है अभी आपने डील? आपको लगता है इससे कोई नुकसान नहीं होगा? नहीं, नुकसान की बात नहीं करते, इससे कोई नुकसान नहीं, आप ये कह रहे हैं? या अगर हमारे कोई लाभ नहीं है, कह रहा हूं, ये नहीं कहते भाई नुकसान नहीं है। मैं कहता हूं हमारा लाभ क्या होगी, ये आकलन अभी कैसे आप कर सकोगे, क्योंकि घटा है तो सामान्य। और अच्छा, अगर सस्ते में हमें तेल देंगे वेनेजुएला से, रशिया से हम तेल आयात करना बंद कर देंगे या कम कर दे, तो ये सस्ते की जो तेल आम लोगों को मुहैया होगी क्या? जब तक आम लोगों की ये सस्ते की तेल मुहैया ना होगी तो हमें आयात करने की मजा क्या है? दादा, असल में लाभ तो लॉन्ग टर्म में होगा। हाँ। लेकिन तत्काल में कोई नुकसान नहीं है, ये आपको दिखता है क्या? नहीं, ये तो नुकसान हो, ये नाप क्या होगी ये अभी पता नहीं चलेगा आपको, ये समय के दौरान इसको पता चलेगी। इस हालत में आप तुरंत ये नहीं कह सकते कि हमारा ये लाभ, क्योंकि हमारे आज की पेपर में दिए हैं, इंडियन एक्सप्रेस में 8 बिलियन डॉलर, राहुल गांधी वाली लाइन लेने से थोड़ा बचते हुए दिख रहे हैं। हमारे जो बिजनेस उसमें कोई आसान नहीं होगी ये ट्रेड डील में। अधीर भाई एक बात बताएं, आप बोल रहे हैं कि आपकी पार्टी 3 जगह तोड़ी, उनका नाम में कांग्रेस है, 3 जगह टीएमसी के नाम में कांग्रेस है, आपकी पार्टी का नाम तृणमूल कांग्रेस में, उसका नाम आपकी कांग्रेस पार्टी का है। YSRCP आंध्रा वाली है, उसमें भी कांग्रेस का नाम है, एनसीपी में भी कांग्रेस का नाम है। ये पार्टियां जब टूटी तो सब कुछ लेके चली गई, आपका कार्डर, आपकी पब्लिक सपोर्ट, सब कुछ। ये पार्टी कांग्रेस बन गई वहां जाके। ये कैसे हो गया अजूबा आप जैसे नेताओं के होते हुए? कैसी नहीं हुई ये ऐसा वैसी बात नहीं, हमारे कमजोरियां हैं इसलिए हुई, क्योंकि रीजनल सेटअप है ये लोग। देखिए, कांग्रेस से खाया पिया, कांग्रेस की दौलत में बलवान हुई, फिर कांग्रेस से गद्दारी की, और क्या। लेकिन आप लोगों ने क्या किया? ये ममता बनर्जी कांग्रेस पार्टी की परिचय थी, कांग्रेस पार्टी की मदद से सत्ता पे आई। अगर सत्ता पे आने के बाद उनको लगा कि कांग्रेस का भी खत्म कर दो, तो आप क्या कर सकते? ठीक है दादा, और मैं क्या कर सकता हूं, कांग्रेस पार्टी की नेता क्या कर सकते? ये किसी ने अगर कांग्रेस पार्टी की बलबूते पे खड़ा होकर कांग्रेस पार्टी के साथ अगर गद्दारी करे तो क्या कर सकते हम लोग? उसका विरोधी कर सकते, वही कर रहे हैं।
दादा आपको भी जल्दी है, थोड़ा समय भी कम है, अब मैं जल्दी जल्दी आपसे कुछ सवाल पूछता हूं। आपने कहा कि टीएमसी जो है वो गुंडागर्दी करती है, अपराधियों के दम पर चुनाव जीतती है। टीएमसी के लोग कहते हैं कि अधीर रंजन चौधरी जो हैं वो भी कोई दूध के धुले नहीं है। हमारी रिसर्च टीम ने आपके बारे में कुछ जानकारियां जुटाई हैं। स्कूल की पढ़ाई बीच में छोड़कर आप नक्सली आंदोलन में जुड़ गए, पढ़ाई के दौरान ही रिवॉल्वर चुरा ली, एक नेता की हत्या का आरोप रहा है, जेल गए हैं, आपके ऊपर सरकारी अधिकारियों को पीटने का मुकदमा है, हत्या के प्रयास का मुकदमा है, धमकाने के मुकदमे हैं, तोड़ फोड़ के मुकदमे हैं, और तो और अश्लील गाने और शब्दों के इस्तेमाल के भी मुकदमे हैं। अच्छा, आप सारे हम बच्चों को ये कहना है कि बंगाल में सत्तारूढ़ पार्टी की विरोध करना और सत्तारूढ़ पार्टी के दुश्मन बनना बराबर है, यही दुर्भाग्य की बात है। और मैं जरूर नक्सलपंथी राजनीति जब करना शुरू किए थे तो मैं 9 या 10 क्लास की छात्र थी, तो नक्सलपंथी राजनीति करना कोई गुंडागर्दी तो नहीं था मेरी सोच में, क्योंकि नक्सलपंथी एक आदर्श के तहत नक्सलपंथी पार्टी बने थे। गरीबों की मदद करो, गरीबों की साथ रहो, गरीबों की अपने हक छीनने का कोशिश करो, गरीबों की अपने अधिकार दिया करो, यही नक्सलपंथियों की उस समय के नारा था। मैं बच्चे थे, मुझे लगा ठीक है मैं भी कुछ करे, ये नक्सलपंथी हो गया। इसके लिए जेल जाने पड़ी, 6 साल जेल में मैं 6 साल रहा जेल में। तो ये तो एक आदर्श की चलते, इसको आप गुंडागर्दी कहोगे तो गुंडागर्दी, और इसके आप ये कहोगे कि भाई रिवॉल्वर चुरा लेना कहां से आदर्श है? रेवोल्यूशनरी पार्टी के साथ शामिल हुई तो रेवोल्यूशनरी पार्टी के साथ शामिल हुई। दादा रिवॉल्वर चुरा लेना कहां से आदर्श है? रिवॉल्वर किसी को नहीं चुराया, मैं चिंता किया था जमींदारों की बंदूक छीना था। ठीक है, जमींदारों की बंदूक छीना था, ये रेवोल्यूशन करने के लिए, क्रांति करने के लिए। जमींदारों की घर पे घुसकर बंदूक छिनाकर किसानों के साथ, मजदूरों के साथ एक साथ लड़ने की सपने लेकर जमीन में उतरे। ठीक है, इसको आप कहेंगे बंदूक चुराते हैं तो चोर हूं, इसको आप कहेंगे कि मैं डकात हूं तो डकायत हूं, जो भी आपकी मर्जी करनी है। ठीक है, लेकिन दादा लोग ये कहते हैं, आपके ऊपर एक आरोप है कि आप गुस्सैल तो हैं ही, लेकिन आपको भूलने की भी बड़ी प्रॉब्लम है, आप भुलक्कड़ भी बहुत बड़े हैं। क्या ये है? हो सकता है, ध्यान की आप लोगों के नाम कमोबेश जाते हैं ना, ध्यान की कमोबेश तो होते हैं, कहीं अटेंशन ज्यादा रहते, कहीं अटेंशन कम, ध्यान की कमोबेश तो होते हैं लोगों को। दादा आप लोगों के नाम भूल जाते हैं, कब मिले थे ये भूल जाते हैं। एक बार तो आपकी पत्नी दुबई में आपका इंतजार कर रही थी, आप दुबई जाना ही भूल गए। ये सच बात है कि नहीं है दादा? हाँ, बात तो सच है, गलत हुई थी, ये बात सच है। सच है। उनकी बर्थडे पे मुझे बुलाई गई थी। हाँ। सही महीने में आपकी पोल पट्टी कोई खोलना चाहता है, एक बार सुन लेते हैं, जरा प्ले करिए। भुलक्कड़ तो है, लेकिन घर के मामले में ज़रूर है। अपना जन्मदिन भूल जाते हैं, हमारी जन्मदिन भी भूल जाते हैं, और उनका जन्मदिन कैसे भूले तो वही दुबई कहानी है। मैं उस टाइम दुबई में थी और उनको मैंने कहा कि मैं तो आ नहीं पाएंगे, आप आ जाओ। तो उनका टिकट विकेट करके सब करके भेज दिया। मैं एयरपोर्ट आके रुकते गए कि अभी आ जाएंगे, लेकिन वो आए नहीं, फ्लाइट आ गया। तब फ़ोन किया, पता चला कि उन्होंने अपने दरबार में मुर्शिदाबाद में बहरमपुर में बैठे हैं। मैं जब फ़ोन किया, कहा कि ओ हो मैं तो भूल गए, जाना भूल गए। तो मतलब ही इज़ दिस काइंड ऑफ कैजुअल एक्चुअली। उनका 17 में गॉल ब्लैडर ऑपरेशन हुआ था। डॉक्टर कहा था कि आपको एटलीस्ट 7 डेज के लिए आप टूर में जाइए। बिलीव मी, आज तक वो टूर उन्होंने कर नहीं पाया। दादा ये क्या था? ये तो पूरी पोल पट्टी खोल दी गई आपकी। जो हुआ तो सही है, आप बोल रहे हुआ तो सही है ना, जो हुआ तो हुआ, क्या करे, सही गलत बात नहीं, मैं तो कहा था ये गलत हो गए। इसको मेकअप कैसे जो किया? हुआ वो हो गया, तो इसको मेकअप कैसे किया फिर? क्षमा मांग ली थी और क्या।